हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो पढ़ाई चल रही है, जर्नल की जर्नी चल रही है और जर्नल की जर्नी के आखिरी पड़ाव पर आज हम आ गए हैं। आखिरी पड़ाव का मतलब हो गया कि लास्ट क्लास है ये जर्नल की। हमने इससे पहले जितनी भी क्लासेस की हैं जर्नल की बेसिक एंट्रीज को डिस्कस कर रखा है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट फील फ्री टू रीच टू अस। अदरवाइज आज हम इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को लेके आए हैं और आपके लिए एक बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को कवर किया हमने। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन को देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, और उसके बाद हम आपको बाद में दे देंगे। आप एक साथ स्क्रीन में दे दीजिएगा। हमारे पास आपके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आए हैं, 18-20 एंट्रीज हैं और इन एंट्रीज के साथ आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। आप हमारे साथ करते जाएंगे, हम आपके साथ करते जाएंगे, आपकी हेल्प से करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। तो जर्नल की पहली एंट्री हम पहले एक बेसिक फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखिए कि जर्नल कैन नॉट बी मेड विदाउट फॉर्मेट। कभी भी एग्जाम में बिना फॉर्मेट के क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो फॉर्मेट का बेसिक ध्यान देंगे कि भाई हमारा फॉर्मेट प्रिपेयर रहे। ध्यान देते हैं, देखिए बेसिक फॉर्मेट आपको याद है, हमने बताया था हमेशा डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा, लेजर फोलियो का कॉलम आएगा LF, एंड देन 2 कॉलम्स फॉर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस। ऊपर हेडिंग आएगी जर्नल। तो इतना बेसिक फॉर्मेट आपको आना चाहिए। ये बेसिक हो जाएगा, इसके बाद हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहली एंट्री हमने क्या ली आपके लिए। ओपन अ करेंट अकाउंट विथ SBI बाय डिपॉजिटिंग 2 लाख। अब देखिए यहां पर क्या है कि हम कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, डिफरेंट केसेस आर देयर। हम यहां पर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट टाइम आर वी स्टार्टिंग बिजनेस। नो, वी आर नॉट स्टार्टिंग बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ओनर इज पुटिंग कैपिटल इनटू द बिजनेस। ये क्या है, सिंपल एक ट्रांजेक्शन है कि ओपन किया करेंट अकाउंट इन SBI बाय डिपॉजिटिंग 2 लाख रुपीज। अब SBI में करिए, HDFC में करिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करिए, चाहे करंट अकाउंट ओपन करिए, चाहे सेविंग अकाउंट ओपन करिए, फर्क क्या पड़ रहा है, आपका बैंक अकाउंट में बैलेंस जा रहा है, यानी योर बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग। कहां से पैसा गया भाई, आपके दुकान से लेके ओपन करोगे तो 2 लाख रुपए का आपने अकाउंट में पैसे डाल के अकाउंट में पैसे बढ़ाए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और दुकान से पैसे चले जाएंगे, यानी कैश बैलेंस कम हो जाएगा। नरेशन आप लिखते जाइएगा, बीइंग लगा के लिखेंगे तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ऐसा कोई कंपल्जन तो नहीं है। बीइंग इज लाइक एन ऑर्नामेंट, आप ऐड कर सकते हो उसकी वैल्यू को। बीइंग अकाउंट ओपन इन SBI बाय डिपॉजिटिंग कैश, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली एंट्री क्लियर है। आप किसी भी बैंक में ओपन करिए, SBI, HDFC, ICICI, कोई भी बैंक हो, और कोई भी अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश। तो कैश डिपॉजिट करने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश कम हो जाएगा, सिंपल है। क्लियर है पहली एंट्री। सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस क्या होता है, पहला हो गया हमारा कवर। सेकंड देखिए, सोल्ड गुड्स टू X। X कौन हो गए, हमारे डेटर हो गए, ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। तो व्हेन द नेम ऑफ द पर्सन और द कस्टमर इज गिवन, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सिर्फ नाम दिया, कैश कहीं बोला नहीं है। तो हमने मिस्टर X को 1 लाख रुपए का लिस्ट प्राइस का गुड 15% के डिस्काउंट पे दिया। कितने का था, 1 लाख का था, हमने इनको 15% डिस्काउंट के बाद कितने में दिया होगा, 85,000। तो आप दिखाओगे एंट्री क्या करिए आपने, X डेबिट, X अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। तो X को हमने कितने का सोल्ड किया, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 85,000 के गुड सोल्ड किए। इजी है, कोई दिक्कत नहीं, होनी नहीं चाहिए, आपको सारे एंट्री आनी चाहिए। अब थर्ड देखिए, X रिटर्न्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000। अब X ने लिस्ट प्राइस में से 4,000 का सामान वापस कर दिया। लिस्ट प्राइस कितना था, 1 लाख, 1 लाख में से 4,000 का सामान वापस किया। हमने जब 1 लाख में खरीदा ही नहीं, उसको बेचा ही नहीं, तो
तो हम 1 लाख रुपए में से 4,000 को वापस कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो हम क्या कहेंगे, भाई ये जो 4,000 का सामान है इसको आपने 15% डिस्काउंट पर खरीदा था। तो कितने में खरीदा था? 3,400 में। हमने आपको ये सामान 3,400 का बेचा है, 15% डिस्काउंट लगा था इस पर। तो हमको कितने का गुड्स वापस होगा? हम एक्सेप्ट करेंगे 3,400 का गुड्स। तो एक्स ने वापस किया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा ये हमारे। कस्टमर इज रिटर्निंग गुड टू अस एंड टू एक्स अकाउंट। एक्स के अकाउंट को कितने से क्रेडिट कर देंगे? 3,400 से। ये कॉन्सेप्ट याद है? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, अगर लिस्ट प्राइस पर हमने डिस्काउंट दिया था तो वापस करते समय भी हम डिस्काउंट एक्सेप्ट करेंगे उतने का। अब देखिए, हमने 85,000 का सोल्ड किया जिसमें से कस्टमर ने एक्स ने हमको 3,400 का गुड्स वापस कर दिए। तो बचे कितने? 81,600 रुपीज हमें अभी भी रिसीव करने थे डेटर से, मिस्टर एक्स से। अब देखिए फोर्थ केस, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अब एक्स से कितना अमाउंट ड्यू था? 81,600 ड्यू था। अभी भी पूरा पैसा मिल गया, कैश में मिला है, ठीक है, रिसीव किया है और उसको हमने कैश डिस्काउंट अलाउ किया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी फोर्थ की? जितना पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिट, जितना हमने डिस्काउंट दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड टू मिस्टर एक्स। तो एक्स के अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। एक्स से कितना ड्यू था? 81,600 ड्यू था, ठीक है, 81,600 ड्यू था। इसका 5% हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, 4,080 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो कितना पैसा मिल गया होगा? हमने रिसीव कितना किया होगा? बाकी माइनस कर दीजिए भाई आप। तो 77,520, तो 77,520 रुपीज हमने मिस्टर एक्स से रिसीव किए होंगे इन फुल सेटलमेंट आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट टू हिम, ठीक है। 85 का बेचा आफ्टर 15% ट्रेड डिस्काउंट, उसमें से उन्होंने 4,000 का लिस्ट प्राइस का गुड्स वापस किया। लिस्ट प्राइस पे 15% डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो 3,400 का सामान उन्होंने वापस कर दिया। हमने कहा ठीक है, बचा हुआ बैलेंस कितना है? 81,600। हमने कहा अब आप पेमेंट कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई डिस्काउंट दे दो। हमने 5% का डिस्काउंट दे दिया, बाकी पैसे रिसीव कर लिए। इनका अकाउंट क्लोज हो गया। मिस्टर ए के बारे में समझ में आ गया, सारा पेमेंट हो गया। चलिए इतना आ रहा है। फिफ्थ देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम ए, फिर से हमने खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर हो गए मिस्टर ए फॉर ₹2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। अब हमने क्या किया भाई? 2 लाख का सामान खरीदा। आपको बताया था भाई अगर आप 2 लाख का सामान खरीद रहे हो तो ऐसे में लिस्ट प्राइस इसको बता दो, हमेशा टेबल बना लो, बहुत आसान हो जाएगा। 2 लाख का लिस्ट प्राइस था, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था? 10%। 10% का ट्रेड डिस्काउंट था और 5% का कैश डिस्काउंट था और आधा पेमेंट हमने किया सिर्फ। तो ऐसे में आपको क्या बताया था? पहले ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर दीजिए तो 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट चला गया। तो आपने खरीदा कितना? 1,80,000 में। ये हो गया परचेज्ड। आपने परचेज किया 1,80,000 का, ट्रेड डिस्काउंट को ओरली माइनस कर दिया। अब कैश डिस्काउंट 5% था, लेकिन 5% किसका आपको रिसीव होगा? जितना आप पेड करोगे। तो आपने सिर्फ 50% पे किया, आधा पैसा, यानी 90,000 रुपए पे करने को बोला और 90,000 अनपेड है, 90,000 आपने नहीं पे किया, कहा कि अभी नहीं पे कर पाएंगे। तो जितना आप पे करोगे कैश डिस्काउंट उस पर ही आपको रिसीव होगा 5%। तो 90,000 का 5%, इतना आपने डिस्काउंट रिसीव किया और रिमेनिंग 85,500 आपने पेड कर दिया होगा। अब एंट्री क्या बनेगी आप देख लीजिए, बहुत आसान हो गया। तो आप दिखाओगे परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा बताइए? 1,80,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आपने जितने खरीदा। अब इसमें से कितना पे कर दिया? टू कैश, चेक से पे किया है तो बैंक लिखेंगे आप, टू बैंक अकाउंट
कितना पे कर दिया? 90 बोला था, लेकिन उस पर भी आपने डिस्काउंट रिसीव किया, तो आपने पे किया सिर्फ 85,500। कितना नहीं पे किया? डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,500। और कितना अभी भी ड्यू है? तो मिस्टर ए में क्रेडिट कर देंगे 90,000 रुपए, तो आपकी एंट्री बन जाएगी ये कंप्लीट। ठीक है, आसान है, समझ में आए यहां तक? कोई दिक्कत हो रही है? 2 लाख के गुड्स को 10% डिस्काउंट हटा दिया, 1,80,000 में खरीदा, 1,80,000 में भी हम आधा पेमेंट कर रहे हैं, तो आधी पेमेंट पर हमको डिस्काउंट रिसीव होगा। जो आधा पे ही नहीं किया उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो ड्यू है। ठीक है, इसको फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करते, इधर से इधर इसको कंटिन्यू करेंगे। बिना फॉर्मेट के लेकिन कभी भी कोई क्वेश्चन ना करिए। देखिए सिक्स्थ पर आते हैं। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। इशूड अ चेक टू राम, सिक्स्थ देखेंगे, इशूड अ चेक टू राम फॉर 19,000 आफ्टर रिसीविंग 5% डिस्काउंट। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज जाता है, आफ्टर वर्ड है बेटा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो डिस्काउंट रिसीव होने के बाद 19,000 रुपए मिले, राम से हमें चेक रिसीव हुआ, यानी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। हम अज्यूम करेंगे सेम डे डिपॉजिट हो गया बैंक में, टू राम कितने का चेक रिसीव हुआ, इसको अभी क्लोज नहीं करते। अब देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19,000 का चेक रिसीव हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5% डिस्काउंट। भाई आपका अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट होता 100%, इसमें आप डिस्काउंट देते 5%, तो अमाउंट रिसीव्ड होता हमको 95%। ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें से हमको 19,000 रिसीव हुआ है, तो दैट मीन्स 95% की वैल्यू हमको दी हुई है, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। बहुत आसान है भाई, 100% क्या होगा? अगर 19,000 इज द वैल्यू ऑफ 95%, तो इसको 100% निकालना है, तो क्या करेंगे आप? 19,000 इज अ वैल्यू ऑफ 95%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 95 से डिवाइड कर दीजिए। यूनिटरी मेथड, 95 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100% यानी मल्टीप्लाई कर दिया 100% की वैल्यू हो जाएगी, और आप मिल जाएगा ये 20,000। यानी 20,000 रुपए हमें ड्यू थे मिस्टर राम से, जिसमें हमको चेक रिसीव हुआ आफ्टर 5% डिस्काउंट। तो 5% मतलब 20,000 का 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला होगा, और 19,000 का चेक रिसीव कर लिया। तो दैट मीन्स मिस्टर राम से हमको ड्यू था 20,000 रुपए। इसको चेंज करेंगे एंट्री को, डिस्काउंट भी है हमारे पास, डिस्काउंट अलाउ किया होगा हमने राम को। कितने का डिस्काउंट अलाउ किया होगा? 19,000 का चेक रिसीव किया, 1,000 का डिस्काउंट अलाउ किया होगा, तो टू राम कितना ड्यू रहा होगा राम से? 20,000 रुपए। तो 20,000 वॉज ड्यू फ्रॉम राम, जिसमें से हमने रिसीव किया 1,000 का डिस्काउंट देने के बाद 19,000 रुपए का चेक। क्लियर है? जनरली बच्चे 19,000 का 10% डिस्काउंट निकाल या 5% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, आफ्टर वर्ड ऐड था इसलिए ये हमारे चेंज करना पड़ा, आफ्टर वर्ड था। ठीक है, 19 का रिसीव हुआ, डिस्काउंट दे चुके थे, उसके बाद मिला ये, तो डिस्काउंट से पहले कितना था? 20,000। ठीक है, समझ में आया? सेवेंथ देखिए, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स ब्रॉट फ्रॉम मिस्टर ए एट 30% प्रॉफिट टू बी। मिस्टर ए से हमने कितने का सामान खरीदा था? देखिए 1,80,000 रुपए का, इसका आधा सामान बेच दिया है मिस्टर बी को 30% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट को तो शो करेंगे नहीं, आधा सामान कितना हो गया? 1,80,000 का आधा 90,000। 90,000 के सामान को 30% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो 90,000 का 30% 27,000। तो 90,000 के सामान को 27,000 के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने में बेच रहे हैं? 1,17,000 में। किसको बेच रहे हैं? बी को बेच रहे हैं, क्रेडिट पर बेचे, टू बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में बेचा? 1,17,000। ठीक है, ये समझ में आया?
ए से 1,80,000 खरीदा, उसके आधा सामान यानी 90,000 के सामान को आपने 30% प्रॉफिट बेच दिया, सिंपल है, बी को बेचा। क्लियर है, बहुत बढ़िया है, क्लियर है। तो 8th देखिए, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 आउट ऑफ विच 25,000 वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक। 30,000 का सामान बेचा जिसमें से 25,000 तुरंत बैंक में जमा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना पैसा बैंक में जमा कर दिया बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 25,000 रुपए से, जितना बैंक में डेबिट किया। बेचा कितने का था? 30 का, तो 25 तो बैंक में जमा करा है, 5 कहाँ गया? दुकान पे रखा होगा ना भाई, कैश अकाउंट, तो उतने हमारा कैश बढ़ गया 5,000। सेल्स अकाउंट दिखा दीजिए, सोल्ड कितने किया था, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30,000 की सेल पर 25,000 से बैंक बैलेंस बढ़ गया और 5,000 से कैश बैलेंस हमारा बढ़ गया। क्लियर है? 9th देखिए, पेड ₹5,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया को 5,000 रुपए हम पे कर रहे हैं, किस लिए पे कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए पे करेंगे भाई। तो क्या हो गया? एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चे टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट लिख देते हैं, नहीं भाई पैसा गया, एडवर्टीजमेंट खर्चा है, सिंपल। कितने का खर्चा था? 5,000 से। ठीक है, डन। 10th देखिए, पेड फॉर ऑफिस बिल्डिंग इंश्योरेंस 4,000 एंड लाइफ इंश्योरेंस 2,000। ऑफिस के इंश्योरेंस के लिए भी 4,000 खर्च किए और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 2,000 रुपए खर्च किए। ठीक है, कैश पे किया है। तो फिर से देखिए, जितना आप ऑफिस इंश्योरेंस के लिए देंगे ये आपका ऑफिशियल खर्चा है, तो आप इसको दिखाओगे ऑफिस इंश्योरेंस, या सिंपली आप इंश्योरेंस या ऑफिस बिल्डिंग इंश्योरेंस या बिल्डिंग इंश्योरेंस या सिंपली इंश्योरेंस अकाउंट के नाम से आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे भी दिखा देंगे स्कूल में इसको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितना ऑफिस के लिए पे किया था? 4,000 रुपए। अब 2,000 रुपए आपने पर्सनल इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल खर्चा है, तो पर्सनल खर्चे के लिए करेंगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ओवर ओनर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस किए। लाइफ इंश्योरेंस हमारा नहीं मतलब बिजनेस का नहीं होता, ओनर का होता है, ओनर की लाइफ है, तो ओनर अपने लिए कुछ इंश्योरेंस का पैसा पे करेगा, तो क्या है? बिजनेस से पे कर रहा है, तो पर्सनल यूज के लिए पे कर रहा है। जितना ऑफिस बिल्डिंग के इंश्योरेंस के लिए था वो तो इंश्योरेंस है, हमारा खर्चा है, लेकिन जो पर्सनल यूज के लिए खर्च किया आपने वो ड्रॉइंग्स हैं। क्या गया आपके पास से? कैश गया भाई। दोनों ही केस में हमने कंबाइंड एंट्री कर दी, कंपाउंड एंट्री हो गई 6,000 रुपए से। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट जितना ऑफिस बिल्डिंग का इंश्योरेंस था, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट जितना पर्सनल इंश्योरेंस आपने किया, अपने पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस के लिए खर्च किया, टू कैश अकाउंट, पूरा पैसा चला गया। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां तक? एक पेज और ऐड कर देते इसी में। ठीक है, आगे करेंगे, इसको हटा देते हैं अभी, फॉर्मेट यही बनाएंगे, साथ में कंटिन्यू करते रहेंगे आप भी साथ में हमारे। इसको भी और बना देते हैं, इधर भी बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा फॉर्मेट। आप भी ऐसे ही फॉर्मेट के बिना कभी कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे, साथ में बनाते रहेंगे फॉर्मेट। तो 10th तक हमने कर लिया। देखिए 11th केस देखते हैं। 11th केस देखिए, अब इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते भाई। तो यहां तक की एंट्री समझ में आ गई सबको बच्चों? किसी कोई प्रॉब्लम? आई होप किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जहां पर भी क्वेश्चन में आपको एंट्रीज क्लियर ना हो दोबारा पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए 11 से स्टार्ट करते हैं। परचेज्ड ब्रिक्स for rupees 1 lakh and timber for 50,000 for the construction of additional floor on office building। तो आप असेट के कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या बताया था? ये सारे कॉस्ट ऑफ असेट में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी जो आपने
1 लाख और 50,000 खर्च किया, इसको सेपरेटली नहीं शो करेंगे। आप क्या शो करोगे कि आपने असेट परचेज किया। इसको हम बार बार स्विच करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, करेंगे। तो 11th में आप ट्रांजेक्शन देखोगे तो आप दिखाओगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टिम्बर और ब्रिक का अलग अलग अकाउंट नहीं आएगा, टू कैश अकाउंट 1,50,000 रुपए। यू विल नॉट शो इट सेपरेटली। आप जब भी किसी असेट को कंस्ट्रक्ट करते हो, जितना भी पैसा लगेगा उसमें, चाहे वेजेस के लिए, मटेरियल के लिए, है ना, वो सारा पैसा क्या है, असेट की कॉस्ट में है। ठीक है। देन इसके बाद सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 18,000 टू वाई, इशूड इनवॉइस एट 10% प्रॉफिट्स ऑन सेल्स प्राइस। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 18,000 का गुड्स हमने वाई को सप्लाई किया, जो कि कॉस्टिंग 18,000 का था, लेकिन जो इनवॉइस इशू किया वो 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस किया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके लिए भाई। 18,000 का गुड्स बेच मतलब कॉस्टिंग था, लेकिन हमने इसको इशू किया भाई कॉस्ट प्राइस। आपको पता है सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट होता था, ये आपको पता है भाई। या इसको ऐसे देखें तो आप कह सकते हो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता था। अब आपको दिया भाई कॉस्ट प्राइस 18,000 है, लेकिन जो गुड्स बेचा है वो 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पे बेचा, और सेलिंग प्राइस हमको पता नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे पता होगा, कैसे निकाले भाई, ये बड़ी दुविधा आ गई। तो फिर से कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर प्रॉफिट को लेट कर लेते हैं सेलिंग प्राइस को 100%, तो प्रॉफिट पता है इसका 10% होगा। आपने बोला ना कि भाई गुड्स को जो हमने इनवॉइस बनाया है, सेल किया है, वो 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस तो हमको पता ही नहीं, हमें तो कॉस्ट पता थी। तो लेट सेलिंग प्राइस भी 100, अगर 100% मान लेते हैं तो प्रॉफिट क्या है उसका 10%। तो कॉस्ट की वैल्यू क्या रही होगी, दैट मीन्स कॉस्ट विल बी 90%, तभी तो 90 प्लस 10 100 होएगा। अब इसमें से आपको 90% की वैल्यू देखी पता है, तो आपको 100% की वैल्यू क्या होगी कैसे पता चलेगा भाई। अगर 18,000 इज अ वैल्यू ऑफ 90%, तो 90 से डिवाइड कर देंगे, 1% की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 20,000 रुपए। 20,000 का था, उसका आपने 10% प्रॉफिट यानी 2,000 के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, तो समझ में आया 20,000 कहां से आया, सेलिंग प्राइस 20,000। तो अब आप क्या करोगे, आपने यहां पर जो गुड्स बेचा है, किसको बेचा है, वाई को, इनवॉइस इशू किया है, वो इनवॉइस कितने का इशू करेंगे, 20,000 रुपए का। तो आप दिखाएंगे वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितने से दिखाएंगे, 20,000 से। आपने 20,000 में सोल्ड किया गुड्स वाई को। क्लियर है, 18,000 का था और 20% मतलब 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस था, तो कैसे निकालेंगे, ये क्लियर है। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। 13 तारीख, गुड्स गिवन टू ओल्ड एज होम कॉस्टिंग 20,000, सेल्स प्राइस 25 है, तो हमें कॉस्ट प्राइस से मतलब होता है, सेल्स प्राइस का कोई मतलब नहीं है। ओल्ड एज होम में दिया है तो चैरिटी है, तो 13 को क्या दिखा देंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स जब भी देंगे तो आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये पढ़ रखा हमने केस, 20,000 से हो गया। ठीक है, 14th देखते हैं भाई, देखिए जल्दी जल्दी करते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कॉस्टिंग 50,000 एट 10% फॉर 6 मंथ्स। देखिए 50,000 की मशीन का 10% डेप्रिसिएशन 5,000 हो गया फॉर 6 मंथ्स। आधा साल के लिए अगर डेप्रिसिएशन लगा है तो 2.5 मतलब 6/12 कर दीजिए। 50,000 का 10% 5,000, 6 महीने के लिए उसका आधा कर दीजिए, 2,500 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है मशीन पर। तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एंट्री याद है ये, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट।
कितने से? 2500 से। इजी है। 15 देखिए, यहां तक सारी एंट्री आ रही होनी है, चाहिए आपको, सारे को क्वेश्चंस कर चुके हैं, सारे केस कवर किए आपको। देखिए, रिसीव्ड 9000 फ्रॉम अ डेटर बीइंग 45 पैसा इन अ रूपी हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। एक डेटर से हमको 9000 रुपए मिले, और ये 9000 कितना है? 45 पैसा इन रुपी, मीन्स 45% अमाउंट। जितना भी उससे ड्यू था उसका सिर्फ 45% अमाउंट मिला, और 45% क्या है? 9000 रुपए। तो अगर 45% की वैल्यू 9000 है, सॉरी, तो भाई रिमेनिंग 55% की वैल्यू क्या होगी, यानी ओरिजिनल फिगर क्या होगा? फिर से वही मेथड। भाई अगर 9000 इज द वैल्यू ऑफ 45%, तो 100% की वैल्यू क्या होती? 20,000। यानी 20,000 रुपए ड्यू थे मिस्टर जो भी नाम नहीं दिया डेटर से, और उनसे सिर्फ 9,000 रुपए मिले, बाकी कहाँ गए? इंसॉल्वेंट हो गए, तो बैड डेट्स हो गए। तो एंट्री आप क्या दिखाएंगे? जितना पैसा मिल गया कैश अकाउंट डेबिट, कितना मिला? 9,000 रुपए। जितना नहीं मिला बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 11,000 टू डेटर्स अकाउंट। डेटर की जगह आप कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट भी कर सकते हैं, 20,000 रुपए। तो हमको डेटर से 9,000 रुपए मिले, और वो बैड डेट डिक्लेयर हो गए। कितना पैसा मिला? 9,000, विच वॉज 45 पैसा इन रुपी, यानी 45% अमाउंट मिला। यानी टोटल ड्यू कितना था? 20,000। 20,000 का 45%, 9,000 मिला, और बाकी 11,000 बैड डेट हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? 16th आते हैं। देखिए 16th पे क्या बोला गया है? पेड टू शिव लैंडलॉर्ड 20,000 बाय चेक फॉर रेंट। बहुत आसान है, लैंडलॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, शिव से कोई मतलब नहीं है, आपने रेंट पे किया है, तो एक्सपेंस है, नॉमिनल नेचर का है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, चेक से पे किया है, तो 20,000 का चेक पे किया है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20,000 रुपए। आसान है, ठीक है। लैंडलॉर्ड या हमारा जो शिव नाम दिया है, इन पर्सन से कोई मतलब नहीं होता जब भी आप कोई एक्सपेंस पे कर रहे होते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं, सैलरी पेड 50,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000। ये भी बहुत आसान है भाई, ये सब एंट्री पढ़ा चुके हैं, आपको याद होनी चाहिए। सैलरी पेड करो या ना पे करो, सैलरी एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना सैलरी पे कर दिया, कितना पे कर दिया? 50,000, और कितना बाकी है? तो आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी बची है? 20,000 रुपए। तो टोटल सैलरी कितनी रही होगी? 70,000 रुपए। 70,000 की सैलरी ड्यू थी, उसमें से 50,000 कैश पे कर दिया, और 20,000 की सैलरी अभी भी बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कंबाइन एंट्री कर दी, कंपाउंड एंट्री है, अदरवाइज आप दो एंट्री करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करके पे करते, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करके ड्यू की एंट्री दिखा, हमने सेम में दिखा दिया। ठीक है, 18th देखिए। अब 18th में क्या है? लास्ट एंट्री देखिए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर वर्थ रुपीज 40,000, लॉस बाय फायर हो गया, 40,000 का गुड्स चला गया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा एडमिट किया क्लेम का। तो अगर गुड्स इंश्योर्ड है तब कैसे करते हैं, ये आपको एंट्री याद दिलाई थी। पहला तो लॉस अगर हुआ है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, फायर से लॉस हुआ और क्या गया? गुड्स। तो परचेजेस अकाउंट, कितने से? 40,000 का गुड्स लॉस्ट हुआ ड्यू टू फायर। अगर ये इंश्योर्ड ना होता तो हमारी एंट्री तो यहीं खत्म हो जाती, लेकिन गुड्स वर इंश्योर्ड, तो आप क्या करोगे? आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगोगे, तो आप दिखाओगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेटर है, डेबिट टू लॉस बाय फायर।
भाई हमारा लॉस हुआ, इसका पैसा दीजिए, क्लेम दीजिए। कितने का क्लेम फाइल करेंगे आप? 40,000 का क्लेम फाइल करोगे। अब क्लेम एक्सेप्ट कितना किया कंपनी ने? एक्सेप्ट कंपनी ने फुल क्लेम कर लिया, तो फुल क्लेम इज एक्सेप्टेड मींस पूरा पैसा दे दिया, तो जितना पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, और इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट जो ओपन किया था वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो 40,000 रुपए हमारा हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो इस टाइप से आप जर्नल प्रिपेयर करोगे। सारे ट्रांजेक्शन हो गए हमारे। कोई डाउट कहीं पर किसी को भी, किसी भी एंट्री को लेकर? हमने ये सेलेक्टेड आपके लिए 18 केसेस लेके आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंट केस है, जिससे एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। हम कोशिश ये कर रहे थे। इस क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट कर देते सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस एट होम एज वेल। और अगर कहीं पर किसी भी एंट्री में डाउट आता है तो प्लीज फील फ्री कि पूछ लें सर से, सर मना बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन को एक पेज पे ले आते, भाई आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। यहां पर आपको सारे क्वेश्चन की मतलब ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जर्नल हमारा फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आई होप जर्नल आपको समझ में आया होगा, और जर्नल अगर समझ में आ जाएगा तो आगे की जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।